नमस्कार। आपको मिलेगी क्लोज टेस्ट की पीडीएफ नंबर 1 जिसमें उसका लेवल 1 और 2 है और 95% मैंने ही सोल्व करा दी है वो आपके पास, या सारी करीबन हमने वो सोल्व कर ली। तो वो एक पीडीएफ है। दूसरी एक क्लोज टेस्ट की पीडीएफ वो है जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्लोज टेस्ट पीडीएफ नंबर 2, जिसमें हम माय डियर स्टूडेंट्स लेवल नंबर देखेंगे 3। सर 1 2 लेवल और 3 में क्या फर्क है? फर्क कुछ नहीं है, बस अगर वोकैब थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाए, थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो वही लेवल 3 है। ऐसा कुछ डिफरेंस वहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज, एक फिर आपको क्लोज टेस्ट की पीडीएफ मिलेगी जिसको हम बोलते हैं PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, पीडीएफ, जिसमें आपको एग्जाम वाइज प्रीवियस ईयर हाल ही में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए, प्रीवियस ईयर पिछले साल के क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे, जिससे कि आप ईयर वाइज क्वेश्चन करते हैं तो वहां से भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जिस तरीके से पैरा जंबल्स की भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ है, उसी तरीके से मैंने क्लोज टेस्ट को प्लान किया है। तो आज हम जो कर रहे हैं वो इस पर चर्चा करेंगे और नेक्स्ट सेशन से फिर हम इसको जो है कर लेंगे, तो फिर क्लोज टेस्ट आपका हो जाएगा जी खत्म। फिर आगे की कहानी हम बढ़ाएंगे। तो ये चीजें हैं माय डियर स्टूडेंट्स आपके जो पास है। तो आप सबका स्वागत है। बहुत ही ज्यादा ठंड नहीं है दिल्ली में ज्यादा ठंड नहीं है, इसलिए भैया बस काम में मैं पहले भी रजाई वजाई लेके आने वाला था, मुझे लगा नहीं, स्टूडियो में वैसे भी बहुत गर्मी होती है कि नहीं है। चलिए आ जाइए करें बेटा स्टार्ट। तो आप सबका स्वागत हमारे क्लोज टेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स लेवल नंबर 3 में। और ये रहा इसका पहला सेट। 5-5 सेट के इसमें क्वेश्चंस बनाए हैं और आपके लिए अच्छा खासा इसमें मैं होमवर्क भी देने वाला हूं, जिससे कि आप होमवर्क भी कर सके। देखिए डियर, अगर हम पहले से पढ़ने की कोशिश करते हैं तो कहता है ह्यूमन बींग्स हैव 3 बेसिक नीड्स। इंसान की 3 बेसिक नीड्स होती हैं। तो बात देखिएगा बेटा, मैं यहां बात कर रहा हूं इंसान की 3 बेसिक नीड की। बेसिक नीड क्या होती है इंसान की, आपको वो समझना है। खाना, ठीक है, शेल्टर और डैश। क्या वो आप नीचे से बताओगे बेटा? ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स कैन बी मेट सेटिस्फैक्टरली, मिल सकती है इंसान को ओनली इफ एन इंडिविजुअल हैज मनी, अगर आपके पास पैसा हो तो। एंड फॉर अर्निंग दिस मनी, और पैसा अर्न करना है आपको, द इंडिविजुअल मस्ट बी एम्प्लॉयड, दैट इज हैव आ या एन डैश प्रोफेशन होना चाहिए आपके पास। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल थ्रू आउट द डैश, दे हैव ए या एन अमाउंट ऑफ इनकम, एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब दिस कंडीशन ऑफ जॉबलेसनेस। मतलब जब आप काम करके पैसा कमाने के लायक हो फिर भी आपको काम ना मिले तो उसे हम अनएम्प्लॉयमेंट कह देते हैं। ये बात। तो अब आपको यहां ये सोचना है लॉजिकल, देखो लॉजिकल सोचना है माय डियर स्टूडेंट्स। यहां पर क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, आप यहां पर क्या रखेंगे, आप उसको लॉजिकल सोचिएगा कि भाई इंसान की ये बेसिक नीड्स हैं। तो अगर हम बेसिक नीड्स को देखेंगे इंसान की, ह्यूमन बींग्स हैव 3 बेसिक नीड्स। फूड है, ठीक है भाई, रहना हो गया, खाना हो गया। हाँ तो सर और क्या होगा बेटा? रहना खाना हो गया, क्या वो बेसिक नीड पावर, वाटर, क्लॉथिंग या मनी? क्या बोला जाता है सर? बोला जाता है क्लॉथिंग। ये एक अंडरस्टूड मैटर था माय डियर स्टूडेंट्स, बोला जाता है क्लॉथिंग। रोटी, कपड़ा और मकान, ये बेसिक नीड में हम कंसीडर करते हैं भैया मेरे, तो यहां पर हम क्लॉथिंग को चुनेंगे। ये चीज होगी अंडरस्टैंडिंग वाली। फिर ऑल ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स कैन बी मेट सेटिस्फैक्टरली, मिल जाएंगी ये चीज अगर एक इंडिविजुअल के पास पैसा हो। पैसा होना चाहिए, पैसा है तो आप खाना भी ले लोगे, रहना भी ले लोगे और कपड़े भी ले लोगे। और फॉर अर्निंग, पैसा कमाने के लिए हर एक इंसान को भाई इंप्लॉयमेंट होनी चाहिए, इसके पास डैश प्रोफेशन होना चाहिए। कैसा प्रोफेशन बोलोगे माय डियर स्टूडेंट्स? उसके पास डैश प्रोफेशन होना चाहिए, उसके पास सुटेबल प्रोफेशन होना चाहिए, अथॉरिटेटिव, अथॉरिटी वाला प्रोफेशन, अथॉरिटी अधिकार वाला प्रोफेशन, नॉनसेंस हुआ। उसके बाद डिसेंट प्रोफेशन होना चाहिए, टेम्परेरी प्रोफेशन। बेटा टेम्परेरी प्रोफेशन से क्या पैसा? टेम्परेरी, ये तो नॉनसेंस हो गया। टेम्परेरी शब्द तो नेगेटिव हो जाएगा बेटा। टेम्परेरी प्रोफेशन होना चाहिए इंसान के पास। नहीं, जिंदगी कैसे कटेगी टेम्परेरी में बेटा? गलत हुआ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या वर्ड बढ़िया रहेगा, सुटेबल या डिसेंट? देखो सुटेबल या डिसेंट, देखो डिसेंट और सुटेबल में क्या? सुटेबल प्रोफेशन का मतलब ये होता है बेटा जो चीज आपको सूट करे।
मतलब जिस चीज के आप लायक हो, जिस चीज को आप सूट कर सकते हो, जिस चीज को आप कर सकते हो, वो चीज आपको मिले। तो डिसेंट, या आपको ये नहीं है कि भाई ये तो अरे डिसेंट लुक है या तो ये चीज डिसेंट है, पॉजिटिव नेगेटिविटी की बात नहीं हो रही। प्रोफेशन वो होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट जो आपके लिए सुटेबल हो, जो आपके लिए सुटेबल हो, जिस चीज को आप कर पाओ वो आपके लिए होना चाहिए, है ना। वेरी गुड। तो आपने क्या बोल दिया, आपने बोल दिया सुटेबल आपके पास एक प्रोफेशन होना चाहिए, तो हमने यहां पर लगा दिया भैया सुटेबल प्रोफेशन। आगे देखें माय डियर स्टूडेंट, डैश, ठीक है, राइटफुली, रिग्रेसिवली, रिप्रेसेसिवली और रिग्रेटिवली देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल थ्रू आउट द डैश, दे हैव एन अमाउंट ऑफ इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज द टर्म। लेकिन भाई साहब ये चीज है, लेकिन अभी क्या होने लग रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बात यह है कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, उनके पास इनकम के सोर्सेज नहीं है। आगे यही तो कहने की कोशिश कर रहा है, बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, उनके पास, ठीक है, इनकम के सोर्सेज नहीं है। तो उसके लिए कौन सा वर्ड बोलोगे बेटा, क्या पॉजिटिव वर्ड बोलोगे या नेगेटिव वर्ड बोलोगे, मुझे ये बताइए, पॉजिटिव वर्ड बोलोगे या नेगेटिव वर्ड बोलोगे, बताओ, पॉजिटिव वर्ड या नेगेटिव वर्ड। सर नेगेटिव बोलेंगे क्योंकि बात, ठीक है, वेरी गुड, बात क्या है बेटा, नेगेटिव है, तो मैं राइटफुली तो नहीं बोलूंगा बेटा। रिग्रेसिवली का, रिग्रेस का मतलब क्या आ जाता है, ठीक है, अगर आप रिग्रेसिवली वर्ड बोल रहे हैं तो उसके लिए क्या मीनिंग आ जाएगा। अब बात को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें, बताइए जी। रिग्रेसिव का मीनिंग क्या होता है बेटा, रिग्रेसिव का मतलब होता है जब आप किसी चीज से रिटर्न ले रहे हो, वापस आने वाला, रिग्रेसिव, वापस आ रहा है आहिस्ता 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 आहिस्ता, तो उसके लिए आप रिग्रेसिवली शब्द का यूज करते हैं। क्या यहां उसकी मीनिंग है, क्या यहां उसकी मीनिंग है, आपने बोला नहीं सर उसकी मीनिंग तो नहीं है। रिग्रेसिव मीनिंग का मतलब होता है बेटा, ठीक है, कि कोई भी चीज आपके पास लौट कर किस रेशो में आ रही है, आहिस्ता 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 आहिस्ता, वो भी नहीं है। हमने बोला सर तो यहां रिप्रेसिवली या रिग्रेट आपके दिमाग में है, सर हमें रिग्रेट दिखाना यहां पर ठीक रहेगा, क्योंकि रिग्रेट ऐसे दिखाएगा कि भैया हम उस बात को यूज कर रहे हैं, ठीक है, दुख के साथ, तो रिग्रेट के साथ है, तो रिग्रेटेबली हम बोल देंगे, रिग्रेट के साथ। रिप्रेस करने का मतलब क्या होता है बेटा, दमनकारी ढंग से जब आप किसी काम को करते हैं ना, दबंग तरीके से, रिप्रेस किसी को क्या करके बेटा, जो जिसमें आप कि आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज यहां रिप्रेस करना, कंट्रोल करने की कोशिश करना, वो चीज यहां पर नहीं है। सो हमारे दुख ये है कि देर आर अ लॉट ऑफ पीपल थ्रू आउट द डैश, थ्रू आउट द अटैक, कॉन्सिक्वेंस, सीक्वेंस या कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशन, तो क्या होगा बताओ, थ्रू आउट द डैश कौन सा वर्ड आना चाहिए, कौन सा वर्ड आना चाहिए, थ्रू आउट द अटैक। सिर्फ सबसे नॉनसेंस क्या है बेटा, थ्रू आउट द डैश, मतलब ऐसी परिस्थितियों में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, ऐसी परिस्थितियों में, लेकिन बेटा अटैक तो नहीं हो सकता, ठीक है, बताओ, अटैक तो नहीं हो सकता। तो बेटा कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंट करने का मतलब क्या होता है, टू थिंक अबाउट, किसी चीज के बारे में सोचना, ठीक है, किसी की चीज के बारे में सोचना, या कन्फ्रंट का मतलब है किसी के सामने आना, कन्फ्रंट करना, कन्फ्रंट, फ्रंट होता है ना किसी के सामने आना, तो आप ये है झगड़ा, या ठीक है सामने करने के लिए झगड़ा, या किसी के सामने खड़ा हो जाना, मैं कन्फ्रंट करूंगा उसे, तो ऐसा कोई झगड़ा नहीं करना यहाँ पर, ना किसी के सामने खड़ा होना है। आपने ये बोल दिया कि सर वो चीज भी नहीं है, डन है ना, किसी मुसीबत का या स्थिति का सामना करना, कन्फ्रंट होता है बेटा, किसी चीज के बारे में सोच रहे हो, कोई मुसीबत है, ठीक है, मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूं, उसके लिए आप बोलते हैं यहां पर, तो ये चीज होगा। अगला क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है बेटा, ये जो प्रभाव है, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसके जो प्रभाव हैं, थ्रू आउट द कॉन्सिक्वेंसेस, ये जो स्थितियां पैदा हो रखी हैं, ठीक है, ये जो है आप उन चीजों में इन चीजों को देख सकते हैं। या सीक्वेंस तो होता है, एक चीज ये हुई फिर ये हुई, इसका सीक्वेंस ऐसे कुछ रहेगा, ठीक है, तो सीक्वेंसिंग तो नहीं हो रही, तो कॉन्सिक्वेंसेस बोलते हैं ना, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, तो हो रहा है कि भाई दुख की बात यह है, देर आर लॉट ऑफ पीपल थ्रू आउट द कॉन्सिक्वेंस, इसके जो प्रभाव हैं, इसकी जो परिस्थितियां हैं, उनमें अगर आप देखोगे, ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं
दे हैव एन अमाउंट ऑफ इनकम, जिनके पास बेचारों के पास अमाउंट इनकम नहीं है, अनएम्प्लॉयड है, और उनके लिए क्या वर्ड चुना गया है, अनएम्प्लॉयमेंट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब दिस कंडीशन। इस कंडीशन को डिस्क्राइब करने के लिए उन्हें क्या बोल दिया जाता है, कंडीशन ऑफ जॉबलेस को अनएम्प्लॉयमेंट, कि उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो यहां हुआ बेटा कॉन्सिक्वेंस। बोलते ना यार ऐसा करूंगा सर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कुछ ये तो नहीं है मेरे साथ गलत हो जाएगा, कुछ ऐसी तो नहीं है केस हो जाएगा, इसके प्रभाव क्या रहेंगे। तो इन परिस्थितियों में, इन प्रभावों में हम क्या देख पा रहे हैं, लोग ऐसे हैं जिनके पास डैश अमाउंट ऑफ इनकम है। तो बेटा यहाँ उनके पास कैसा अमाउंट ऑफ इनकम होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, बताओ, कम होगा या ज्यादा होगा, खुद से सोचो, कम होगा या ज्यादा होगा या बेहद ही ज्यादा कम होगा, बताओ, बेहद ही ज्यादा कम होगा। देखो बेटा, अगर वो बेचारे अनएम्प्लॉयड हैं, उनके पास डैश अमाउंट ऑफ इनकम नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, तो पैसा उनके पास प्लेंटीफुल बहुत ज्यादा होगा, बकवास, बहुत ज्यादा पैसे कैसे हो जाएगा पागल, ठीक है। क्या उनके पास एवरेज अमाउंट होगा, एवरेज नहीं बेटा, एवरेज भी तो अच्छा अमाउंट होता है। कहता क्या कितना कमा लेते हो, कहता ठीक ठाक, तो ठीक ठाक तो ठीक अच्छी चीज हो गई भैया वहां पर। तो क्या उनके साथ ठीक ठाक पैसे, नहीं 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 सर, एक होता है बेटा मीगर अमाउंट, मीगर होता है बहुत ही कम, मीगर होता है बहुत ही कम, ठीक है सर। माइनर, माइनर और मेजर का मतलब ये होता है बेटा, मुख्य माइनर प्रॉब्लम है या मेजर प्रॉब्लम है। तो माइनर और मेजर का मतलब जो होता है ना वो ऐसे यूज होता है, माइनर है या मेजर है। तो आप ये बताते हो, आप ये बताते हो माइनर है या मेजर है, छोटा या बड़ी प्रॉब्लम। तो माइनर वाला वो है, एक माइनर होता है जो 18 से कम का हो, उसके लिए यूज वर्ड यूज किया जाता है। और माइनर प्रॉब्लम और मेजर प्रॉब्लम, मेजर ये मुख्य प्रॉब्लम है, माइनर ये छोटे मोटे मामले हैं, इस सेंस में यूज होता है। मीगर जो है वो अमाउंट के लिए यूज होता है बेटा, जो अमाउंट बेहद ही ज्यादा कम हो उसे मीगर अमाउंट बोलते हैं। तो मीगर और माइनर में ये फर्क होता है, माइनर का मतलब होता है भैया छोटा, या तो 18 साल से छोटे को भी माइनर बोल देते हैं, या माइनर प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम में क्या फर्क है, ये मेजर प्रॉब्लम है, मुख्य प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, हमें इस पे सोच विचार करना पड़ेगा। माइनर प्रॉब्लम का मतलब क्या हो गया, छोटी मोटी मामले हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम है। लेकिन मेरे बच्चे एक मीगर अगर हम बोल रहे हैं, मीगर होता है किसी भी चीज को जब अमाउंट में आप बहुत ही कम अमाउंट जो होता है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। तो इसके लिए हमें मीगर ही चुनना होगा, इसके लिए हमें मीगर अमाउंट ही चुनना होगा। तो आपने इस शब्द में, इन चीजों में आप एक चीज को तो समझ गए गुरुजी कि हाँ यहां वोकैब का खेल था। इसीलिए मैंने बोला मेरे बच्चे, इसीलिए मैंने यहां पर बोला कि जो लेवल नंबर 3 है ये सिर्फ आपको वोकैब पर घुमाने की कोशिश करेगा, ग्रामर पे भी घुमाएगा कोई, इसी तरीके से लेवल डिसाइड होता है। और वो लेवल ये नहीं है कि कोई 7 समुद्र पार से क्लोज टेस्ट बना रहा है, ऐसा नहीं, सिंपल है कि वो वोकैब में घुमा रहा है। अब ज्यादातर बच्चे क्या सोच जाते हैं, माइनर अमाउंट आ, माइनर होते ही नहीं, मीगर अमाउंट होता है। तो वो वोकैब पता है तो आप टैकल कर पाओगे, नहीं पता है तो आप फंस जाओगे। लेकिन इसमें दिल छोटा नहीं करना, इसमें भैया दिमाग बड़ा करना, दिमाग बड़ा करने के लिए वोकैब ज्यादा से ज्यादा याद करनी होगी, ज्यादा से ज्यादा याद करनी होगी, ठीक है। चलो सेट नंबर 2 देखते हैं बेटा। सेट नंबर 2 कहता है नॉवलिस्ट जो है व्हेन दे राइट नॉवेल्स, जो नॉवल लिखने वाले हैं, जब वो नॉवल लिखते हैं बेटा, क्या करते हैं, टेंड टू टेक एन ऑलमोस्ट गुड लाइक एटीट्यूड, तो एक अच्छा एटीट्यूड वो रखते हैं। डैश सब्जेक्ट प्रिटेंडिंग डैश देयर सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट डैश, बताओ क्या होगा। तो एक नॉर्मल एटीट्यूड रखते हो, जैसे अगर मैं ये बोल दूं वो मेरा नेचर उनके प्रति बहुत प्यारा है, ठीक है, मेरा नेचर उनके प्रति बहुत प्यारा है, या आपका नेचर मेरे प्रति बहुत प्यारा है, आपका एटीट्यूड मेरे प्रति बहुत प्यारा है, तो आपका नजरिया मेरे लिए ऐसा है। तो बेटा जब आप किसी का एटीट्यूड किसी की तरफ कैसा है, उसके लिए आप कौन सा फिल इन द ब्लैंक्स यहां पर लगाएंगे, बताइए। जब आपका एटीट्यूड किसी की तरफ कैसा है तो आप उसमें कौन सा वहां पर यूज करेंगे, आपको वो सोचना है। डेस्पाइट के बावजूद, अंडर ये होता है, थ्रू या टू वर्ड्स। आपको बहुत बढ़िया है यहां पर मामला टू वर्ड्स बेटा, आपका एटीट्यूड किसी के प्रति कैसा है उसके लिए आप टू वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है, टू वर्ड्स यूज करते हैं, होता है ना, टू वर्ड्स यूज करते हैं। सो नॉवलिस्ट जो नॉवेल्स लिखते हैं ऑलमोस्ट उनका गुड लाइक एटीट्यूड होता है, ठीक है, एटीट्यूड टू वर्ड्स देयर सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट के प्रति, अपने सब्जेक्ट के प्रति, जैसे उसके प्रति आपका रवैया कैसा है। तो यहां पर बहुत प्यारी हिंट थी, कोई रॉकेट साइंस नहीं था लड्डू, कि बहुत बढ़िया हिंट थी, यहां टू वर्ड्स आना चाहिए, टू वर्ड्स देयर सब्जेक्ट। अच्छा, प्रिटेंडिंग
टू अ टोटल कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द स्टोरी, कि उनको पूरी स्टोरी की समझ है। कॉम्प्रिहेंशन होता है ना बेटा समझ, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट मतलब समझ कैसी आपकी, इसलिए बोलते हैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश की समझ कैसी आपकी। अ मैन्स लाइफ, तो स्टोरी के बारे में पूरी समझ उन्हें होती है। अ मैन्स लाइफ, आदमी की जिंदगी के बारे में। डैश दे कैन देयरफॉर रिकाउंट एज गॉड हिमसेल्फ, तो फिर वो अपने आप को भगवान ही समझते हैं कि भाई जो लिखना है मेरे को लिखना है। तो आप क्या बोलोगे, अ मैन्स लाइफ हुज दे कैन देयरफॉर रिकाउंट एज गॉड, या होम, या हु, या विच। अब आपको बताना है वहां पर क्या होना चाहिए, वहां पर क्या होना चाहिए। आपके लिए हिंट दे देता हूं बेटा, ये अगर मैं देखूं तो ये किसके आगे, आगे जो भी आएगा वो किसके लिए आएगा। आप बोलोगे सर वो लाइफ के लिए आएगा। अ मैन्स लाइफ डैश, ठीक है, they can therefore recount as God himself, might nothing standing between them and the naked truth। ठीक है, अब उनके बीच में कुछ नहीं, जो चाहे वो लिख सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे यहां क्या आएगा, लाइफ के बारे में आपने बोलना है। तो आपने बोलना है प्रिटेंडिंग अ टोटल कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द स्टोरी, ठीक है, अ मैन्स लाइफ डैश दे कैन, ठीक है, बताओ क्या आएगा। हु बेटा इंसान के लिए आता है, हु किसके लिए आता है, इंसान के लिए आता है, लाइफ के लिए नहीं। तो हु और हुम का तो ऐसे ही पत्ता साफ हो गया, ये इंसान के लिए आते हैं। बात यहां इंसान नहीं, इंसान की लाइफ की बात हो रही। तो जो, बताओ हुज विच, क्या आएगा, विच, ना हुज, उसके लिए ना हु ना हुज, विच आएगा। विच दे कैन देयरफॉर रिकाउंट एज गॉड हिमसेल्फ। समझ में आया, विच, वेरी गुड, वेरी गुड। तो हुज, हु, हुम, ये सब इंसान के लिए बेटा, लाइफ के लिए नहीं, पर्सन के लिए आएंगे। करेक्ट। दे कैन देयरफॉर रिकाउंट एज गॉड, वो अपने आप को भगवान मानते हैं कि जैसा मैं इनकी लाइफ के बारे में लिखना चाहूं लिख सकता हूं। ठीक है, ओ लो जी ठंडी लगी। ठीक है, नथिंग स्टैंडिंग बिटवीन देम, द नेकेड ट्रूथ, कोई नहीं आ सकता उनके सामने, अब कुछ भी वो लिखेंगे। द एंटायर स्टोरी मीनिंगफुल, जो सारी स्टोरी है वो मीनिंगफुल, डैश डिटेल, बताओ क्या होनी चाहिए। क्या करोगे, डैश डिटेल वो कवर करते हैं, मीनिंगफुल डैश डिटेल, तो हर एक डिटेल वो कवर करते हैं, लेकिन उस हर एक के शब्द के लिए क्या बोलोगे बेटा, सेल्फ डिटेल, लार्ज डिटेल, प्रेजेंट डिटेल, या एवरी डिटेल। एवरी डिटेल करेक्ट हुआ माय डियर, यहां पर आएगा एवरी डिटेल, और वो हर डिटेल कवर करते हैं। द एंटायर स्टोरी मीनिंगफुल, ठीक है, एवरी डिटेल। तो क्या करते हैं वो, सारी सच, सारी स्टोरी, हर एक डिटेल का ध्यान रखते हैं। आई एम लिटिल एबल टू डू दिस, मैं थोड़ा सा ना के बराबर हूं कि ऐसा कर पाऊं, एज द नॉवलिस्ट इज, ठीक है, इवन दो माई स्टोरी इज मोर इंपॉर्टेंट टू मी, हालांकि मेरी स्टोरी मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देन एनी अदर नॉवलिस्ट, किसी भी नॉवलिस्ट की स्टोरी से मेरी स्टोरी मेरे लिए खास है ज्यादा। ठीक है, क्यों, फॉर दिस, क्यों, क्योंकि दिस इज माई स्टोरी, क्योंकि मेरी स्टोरी है, तो दूसरों से बेहतर तो मैं समझूंगा। इट इज द स्टोरी ऑफ अ मैन, ये एक आदमी की कहानी है, नॉट ऑफ एन इन्वेंटेड, किसी इन्वेंटेड की नहीं कि मैंने खुद से सोचा, ये एक आदमी की कहानी है भैया। और पॉसिबल और आइडियलाइज, मैंने आइडियलाइज नहीं किया है, पॉसिबल नहीं किया है, मैंने खुद से उस चीज को सोचा, मैंने खुद से उस चीज को सोचा। और अदरवाइज डैश फिगर, तो भैया मैंने क्या, वो क्या कह रहा है भैया, देखो मेरी जो कहानी है वो मुझे सबसे अच्छी लगती है क्योंकि मैंने उसे खुद से सोचा, मैंने क्या नहीं किया, इन्वेंट नहीं किया, मैंने क्या नहीं किया, अरे शायद ऐसा होगा, मैंने क्या नहीं किया, आइडलाइज नहीं किया, शायद ऐसा होगा, मैंने क्या नहीं, और अदरवाइज डैश, मैंने ये भी नहीं किया। तो एक बात बताओ बेटा, अभी सारी ख्याली पुलाव पका रहे हो ना, मैंने उसको इन्वेंट नहीं किया, मैंने उसको, ठीक है, पॉसिबल नहीं माना, मैंने उसको आइडलाइज नहीं किया, मैंने उसको अदरवाइज डैश नहीं किया, तो मैंने उसको एब्सेंट नहीं किया, ठीक है, और अदरवाइज एब्सेंट फिगर, कैलेस फिगर, ऑर्डिनरी फिगर, प्रोफ्यूज फिगर। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले तो हर एक वोकैब का पता होना चाहिए, अगर आपको हर एक वोकैब नहीं पता, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा
अगर आपको वोकैब का मीनिंग ही नहीं पता तो आप कर ही नहीं पाएंगे भैया, इम्पॉसिबल है। चलो सबका मतलब बताता हूं फिर सोचिएगा। कैलेस का मतलब होता है नेगेटिव, जो दूसरे के नुकसान का सोचे, जो दूसरे के नुकसान का सोचे। एब्सेंट मतलब ख्याली पुलाव, सोच नहीं रहे हो। वो एब्सेंट फिगर का मतलब होता है वो चीज हकीकत में नहीं है, सिर्फ ख्याली पुलाव है एब्सेंट फिगर। ऑर्डिनरी फिगर सामान्य फिगर। प्रोफ्यूज का मतलब होता है बहुत ज्यादा, अधिकतम। जैसे प्रोफ्यूज का मतलब है आप लगाओ, सपोज करो कोई हाथ कट गया किसी का, उससे खून निकल रहा है, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रही है, प्रचुर मात्रा में। बहुत सारा, प्रचुर मात्रा में, हिंदी बोलते हैं ना, बहुत सारा बहुत सारा। तो यहां पर क्या आना चाहिए? उसके लिए बेटा आपको यहां पर इसका रिदम देखना पड़ेगा, क्या क्या कह रहा है। कह रहा है ये मेरी स्टोरी है, ये कोई मैंने खामा खाम की हवाबाजी में नहीं सोची है, ये मैंने ऐसा नहीं सोचा शायद ऐसा हुआ होगा, ये मैंने आइडलाइज नहीं किया है, और ना ही मैंने डैश फिगर उठाई है। डैश फिगर एब्सेंट फिगर उठाई है, मतलब मैंने ख्याली पुलाव नहीं पकाए हैं, ये कहानी एक आदमी की है, कह रहा है ना। तो मोर इंपोर्टेंट टू मी ये है, तो मैं थोड़ा सा ऐसा नहीं करता। क्यों? क्योंकि मेरे लिए मेरी स्टोरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा उसने कहा। क्योंकि ये मेरी स्टोरी है, इट इज द स्टोरी ऑफ अ मैन, ये एक आदमी की स्टोरी है, ख्याली पुलाव की स्टोरी नहीं है। ठीक है। ये कोई मैंने आइडियलाइज नहीं किया है, ना ही मैंने कोई एब्सेंट फिगर उठाई है। एब्सेंट फिगर ख्याली पुलाव उठाया, कि वो चीज हकीकत नहीं है, बस मैंने मान लिया, ऐसा नहीं है भैया। इसलिए बेटा कैलेस फिगर, कैलेस का मतलब होगा दूसरों को नुकसान का सोचना, इसकी कोई सेंस नहीं है यहाँ। बेटा प्रोफ्यूज हो गया बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में फिगर, कोई सेंस नहीं है यहाँ। ऑर्डिनरी फिगर, अब बच्चों को क्या लगा ऑर्डिनरी फिगर उन्होंने रटा हुआ है, ऑर्डिनरी बोल दिया कई सारे बच्चों ने, ऑर्डिनरी आएगा। अरे मेरे बेटा एक बात बता, ये भी ख्याली, और फिर ख्याली, और फिर ख्याली, और तो पागल, जब ये कंजंक्शन सबको जोड़ रहा है तो यहां भी तो ख्याली फिगर आएगा। ख्याली फिगर मतलब एब्सेंट फिगर, वो सेम चीजों को जोड़ता जा रहा है ना, वो सेम चीजों को जोड़ता जा रहा है। तो आपने ये बोला, तो भैया इसका ये आंसर ठीक होना था, आपका ये आंसर ठीक होना था, आपका ये आंसर ठीक होना था। तो यहां आपको देखो सेम 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 जोड़ना था, आपका ये आंसर ठीक होना था। तो इस क्लोज टेस्ट ने आपको और कुछ बेहतर अब सिखाया। अगला बेटा फिर क्या कहता है, बट अ यूनिक डैश ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। बताओ, अ यूनिक डैश ऑर्गेनिज्म बीइंग क्रिपल और स्टेंस, यहां पर क्या आएगा? अब आप बोलोगे गुरुजी उसके लिए हमें सबका मतलब पता होना चाहिए, बताओ भैया, मानते हो बात को? और बट ऑफ अ यूनिक डैश ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, तो वहां पर फ्लैश एंड ब्लड का डैश पाया गया है, क्या होना? ऑर्गेनिज्म होना। बेटा एक बात खुद से सुनिएगा, ठीक है? या चलो मैं नहीं, पहले आप ट्राई करो। वो क्या है बेटा? ये वो कैब है। तो ये कह रहा है आपको वहां ख्याली पुलाव नहीं मिलेंगे, आपको वहां हकीकत मिलेगी। वो ये कहने की कोशिश कर रहा है, आपको वहां ख्याली पुलाव नहीं मिलेंगे, आपको वहां हकीकत मिलेगी। अब क्या हकीकत मिलेगी माय डियर स्टूडेंट्स? वो कैब लिख लेना, क्या वो कैब है? देखो, बीइंग, अगर आप लिखते हैं बीइंग ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, बेटा फ्लैश एंड ब्लड का मतलब पता है क्या होता है? कि आपको वहां फ्लैश एंड ब्लड, हाँ, इसका मीनिंग होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक इडियम है भैया। इसका मतलब होता है टू हैव नॉर्मल ह्यूमन लिमिट्स, टू हैव नॉर्मल ह्यूमन लिमिट्स। तो बच्चा पार्टी मुबारक हो, आप यहां फंस गए। क्यों? इसका आंसर कोई नहीं कर सकता जब तक उसने इडियम से याद ना किए। बेटा बीइंग ऑफ फ्लैश एंड ब्लड का मतलब होता है, बीइंग ऑफ फ्लैश एंड ब्लड का मतलब पता है? जैसे सो नॉर्मल, ऐसे हिंट देखो, कटेगा तो खून निकलेगा, भगवान या भगवान का अवतार नहीं हुआ, कोई ख्याल ही नहीं है कि कोई कुछ भी कर रहा, आपको कुछ हो ही नहीं रहा, होगा आपको। क्यों? क्योंकि आप नॉर्मल ह्यूमन बींग्स लिमिट के साथ। इसलिए उसने बोला भैया मेरी जो कहानी है एक आदमी की कहानी है, रियल है ना? वो कोई इन्वेंटेड नहीं है, कोई आइडलाइज नहीं है, कोई सपनों की दुनिया नहीं है। इसीलिए मेरी जो कहानी है वो ह्यूमन लिमिट्स के साथ है, क्योंकि नॉर्मल एक आदमी कहानी तो ह्यूमन लिमिट्स के साथ है। तो मेरी कहानी है ऐसी।
तो भैया इसका आंसर तो बेटा वो कर पाएगा, इसका आंसर तो वो कर पाएगा जिसको इस ईडियम का मतलब पता होगा। ठीक है, उसका घर मेरे घर से बहुत नजदीक है, तो मैंने एक फिल्म बनाया एट अ, हाँ, एट अ रोड्स थ्रो, ऐसे दे दूं मैं, एट अ स्टोन्स थ्रो, ठीक है ऐसे, और आप आगे भी कुछ दे दो बेटा, बहुत नजदीक होना एट स्टोन्स थ्रो होता है। तो जब आपको ईडियम पता होगा तो आप तुरंत मार्क कर दोगे इसका, नहीं पता होगा तो आप फंसेंगे। तो क्या किया जाए क्या किया जाए सर, वो गेम बढ़ाई जाए। अब हमें लगा सर ये तो टफ लग रहा है, क्या टफ लग रहा है? क्लोज टेस्ट, अपने शब्दों को ठीक से इस्तेमाल करें भाई साहब। क्या टफ लग रहा है? क्लोज टेस्ट। बेटा जिन बच्चों को इसका मीनिंग पता था उन्होंने बोला अरे कितना आसान था, क्यों? वोकैब का खतरा यही होता है बेटा, क्लोज टेस्ट टफ नहीं था, वोकैब टफ, क्लोज टेस्ट नहीं। आप इसको ये नहीं कह, अब किसी बच्चे को कैलेस का मतलब नहीं पता, किसी को प्रोफ्यूज का मतलब नहीं पता, किसी को इस ईडियम का मतलब नहीं पता, फिर वो कहता है मेरे क्लोज टेस्ट वीक है। गलत बात बेटा, वोकैब वीक, आप ईडियम से याद नहीं कर रहे होंगे। अब मैं कितनी मेहनत कर लूं, यूट्यूब पे वोकैब के लिए बोलता रहूं आपको, भैया इतनी सारी क्लासेस ले रखे हैं प्लीज कवर करो, करोगे नहीं तो कहां से बात बनेगी बेटा, कहां से सीखोगे आप चीजों को? तो वहां हम क्या करते हैं, हम एक बहाना ढूंढते हैं, एक काम करता हूं, हाँ, आ, हम जीते नहीं ना, ऐसा बोल देता हूं पिच खराब थी। भाई पिच तो आपके लिए भी खराब थी, दूसरी टीम के लिए भी खराब थी। नहीं नहीं, जब हम गए ना तो ज्यादा ठंड बढ़ गई थी, ऐसा बोल देते। तो वो चीज से बदलेगा कुछ नहीं बेटा। तो आप बार बार अगर ये चिल्लाएंगे कि क्लोज टेस्ट वीक हो गया या कम समझ में गया, समझाना तो इसमें था ही नहीं। आपके लिए वोकैब इसमें इतनी भर भर के चीजों को उसने डाली है कि जब तक आप उसको समझोगे नहीं बात नहीं बनेगी। ठीक है, चलो, तो दिल छोटा नहीं, वोकैब बढ़ाएं। चलो माय डियर स्टूडेंट, सेट नंबर 3 की तैयारी करें, पढ़ो। अब ध्यान से इसको देखिएगा बेटा, थर्ड को, ठीक है, और आराम से सोचते हैं। देखो, कंपटीशन इज अ नेसेसरी प्रोस्पेक्ट, कंपटीशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कंपटीशन होना बहुत जरूरी है फॉर डैश इंडिविजुअल्स। ठीक है, फॉर डैश इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स को डैश करने के लिए, डैश 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 करने के लिए। ठीक है, वेरी गुड, विद पर्टिकुलर क्वालिटीज, डैश इंडिविजुअल्स विद पर्टिकुलर क्वालिटीज। बेटा कंपटीशन क्यों बनाया जाता है? सेम तरह की क्वालिटीज जब सब में होती हैं तो देखते हैं सबसे बेस्ट किस में है वो चीज, उसी के लिए तो कंपटीशन बना है। वहां से आप चुनते हैं उन चीजों को, वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। बट ओनली दोज हु कैन डैश देयर पर्टिकुलर क्वालिटीज, बट ओनली एवरी डे एंड प्रूव देमसेल्फ विल टू एबल टू डैश दिस आर्ड्यूस बैटल। इस लड़ाई को कौन जीतेगा? इस लड़ाई को, अब क्या कहने की कोशिश कर रहा है बेटा, इस लड़ाई को कौन जीतेगा? जो अपने आप में पर्टिकुलर क्वालिटीज को रखता है और उसको प्रूव करेगा कि वो चीज सही है। ऑब्वियसली बात है, वही इस लड़ाई को जीतेगा बेटा, वही इस लड़ाई को जीतेगा। जो अपने आप में संघर्ष करेगा, अपने आप में उन चीजों को अप्लाई कर पाएगा, वही जीतेगा। ठीक है, आगे इस तरीके से उसने बात की, इट इज नेवर एंडिंग रेस। ठीक है, फिनिश लाइन है, फिर आगे जो भी लिखा हो, लेकिन मुझे ये पता है इतने से मुझे समझ आ जाता है, मैं उसको तो फिल कर दूंगा ना भैया, आगे पढ़ने की तो रिक्वायरमेंट, उससे तो रेफरेंस नहीं ले रहा है। तो हमने देखा कंपटीशन इज नेसेसरी प्रोस्पेक्ट फॉर डैश इंडिविजुअल्स। तो बेटा जी यहां पर ग्रामर यूज हो रही है भाई, ग्रामर यूज हो रही है, इंडिविजुअल्स विद पर्टिकुलर क्वालिटीज, कोई भी इंसान जो पर्टिकुलर क्वालिटीज के साथ है, हाँ, उनको बांटने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कंपटीशन। बिल्कुल जरूरी है। तो क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें लॉजिक लगा कि फोर बेटा प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जिरिंड आता है, प्रेपोजिशन के बाद जिरिंड यानी कि बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। मैं बोलूंगा बिफोर गोइंग देयर यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क, वहां जाने से पहले अपने आप को अपना काम करना होगा। हर प्रेपोजिशन के बाद बेटा याद रखिएगा जिरेंड आता है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद
नाउन या प्रोनाउन उसका ऑब्जेक्ट बनते हैं। अगर वर्ब को ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसे जिरेंट बनाना होगा, नाउन बनाना। तो हमने इसलिए बोला डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विशेस, डिस्टिंगिंग, भैया जी डिस्टिंग्विशिंग, डिस्टिंग्विशिंग आईएनजी लगाना पड़ेगा। सो कंपटीशन बहुत ज्यादा जरूरी है डिस्टिंग्विश करने के लिए, बांटने के लिए हर एक इंसान को पर्टिकुलर क्वालिटीज के साथ जो इंसान है, ठीक है। बट ओनली दोज, परंतु केवल वो हु कैन डैश देयर पर्टिकुलर क्वालिटीज, जो अपनी पर्टिकुलर क्वालिटीज को डैश कर सके, साबित कर सके, वही तो बेटा, वही तो चुने जाएंगे जो अपनी क्वालिटीज को साबित कर पाएंगे, गेट कर पाएंगे, डाइवर्ट कर पाएंगे, मेड कर पाएंगे, पुट कर पाएंगे। बताओ बेटा, क्वालिटीज को अगर साबित करना है तो कौन सी वर्ब यूज होगी? क्वालिटीज को जो साबित कर पाएंगे कौन सी वर्ब यूज होगी? कौन सी वर्ब यूज होगी? अगर क्वालिटीज को आप साबित कर पाओगे तो कौन सी वर्ब यूज होगी? बट ओनली, चलो तो आगे की बात है, बट ओनली एवरी डे, ठीक है, बट ओनली हर दिन के अलावा भी, एंड प्रूव देमसेल्व्स, और अपने आप को साबित करेंगे, विल एबल टू डैश दिस आर्डुअस बैटल, वो उस बैटल को डैश जीत लेंगे, है ना। ये तो वो लड़ाई जीत जाएंगे जो अपने ताकत को दिखा पाएंगे, अपनी क्वालिटीज को दिखा पाएंगे। दिखाने के लिए गेट, डाइवर्ट, मेड, पुट, वेरी गुड। पुट होगा माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बोलूंगा बट ओनली दोज हु कैन पुट देयर क्वालिटीज, who can put their particular qualities, या who can show their particular qualities, get particular qualities प्राप्त कर ले। अरे वो ऑलरेडी है उनके पास, ऑलरेडी है, गेट नहीं करना। डाइवर्ट करने का मतलब क्या होता है? बांटना, जो पर्टिकुलर क्वालिटीज को बांट देंगे। बांटेंगे नहीं भाई, जो पर्टिकुलर क्वालिटीज बनाएंगे, अरे बनाएंगे नहीं, वो है लिखा है विद पर्टिकुलर क्वालिटीज, वो ऑलरेडी पर्टिकुलर क्वालिटीज के साथ है। लेकिन जीतेगा भाई जो पर्टिकुलर क्वालिटीज दिखा पाएगा, शो कर पाएगा, पुट कर पाएगा। तो शो नहीं है, उसका सब्स्टिट्यूट पुट हो गया। वेरी गुड, जो पुट कर पाएगा, शो कर पाएगा, बट ओनली एवरी डे, हर दिन के अलावा भी देखना पड़ेगा आपको। एंड प्रूव देमसेल्व्स, और अपने आप को आपको प्रूव करना पड़ेगा। जो ऐसा कर जाएगा विल बी एबल टू डैश द आर्ड्यूअस, इस कठिन लड़ाई को वो डैश कर लेगा, जीत लेगा। तो जीतने की इंग्लिश क्या होगी? ओवरकम, ओवरलोड, ओवरपेड, ओवरजॉयड। क्या करोगे बेटा बताओ? अगर बोला ना सर मेरे साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है सर, मैं इस असमंजस से कैसे खुद को क्या करूं बेटा, कैसे खुद को क्या करूं बेटा, कैसे खुद को क्या करूं, ओवरकम करूं। ओवरकम होता है बेटा उस डिफिकल्ट सिचुएशन से उभार के खुद को ले आना। तो बेटा वो चीज होगी, वो इस लड़ाई को विन कर लेंगे, यानी कि ओवरकम कर लेंगे। क्योंकि बेटा जीत लेने की इंग्लिश ओवरकम हो सकती है। ओवरलोड हो गया, ज्यादा लोड हो गया, ओवरपेड कर देंगे, मैं लड़ाई को ओवरपेड, ओवरजॉयड, ज्यादा मजे ले लेंगे। ओवरकम कर पाएंगे मतलब उस लड़ाई को जीत पाएंगे, उस लड़ाई को जीत पाएंगे, ठीक है। हाँ, इट इज अ नेवर एंडिंग रेस, ये कभी ना खत्म होने वाली रेस है, ठीक है, किसकी कोई फिनिश लाइन नहीं है। एंड ओनली दोज हु पुट, एक और है चीज बेटा, यहाँ एक और हिंट थी आपके पास, यहां पर मिल गई। हु कैन पुट इन द एफर्ट, हाँ, जो रख पाएंगे, एंड डेडिकेशन जिनके अंदर होगी, विल मेक इट टू द एंड, वो इसको अंत तक ले जाएंगे। द आउटकम ऑफ एनी एग्जाम डज नॉट डैश डैश ऑन द लास्ट डे। कहता है ना, अरे ये तो सबने है, कहता है भैया रिजल्ट जो होता है, जो आउटकम होता है मेरे बच्चे किसी भी एग्जाम का, वो लास्ट वाले दिन नहीं आता, ठीक है, वो डज नॉट डैश लास्ट वाले दिन नहीं आता है। ड्यूरिंग योर पेपर योर सक्सेस इज इंश्योर्ड विद एवरी मॉर्निंग दैट यू पुट इन वर्क। भाई जो हर सुबह तुम मेहनत कर रहे हो, हर दिन जो मेहनत कर रहे हो, वो आती है आपके सामने। आपको लगता है बस एग्जाम का रिजल्ट आए, तो एग्जाम वाले दिन रिजल्ट नहीं आता, आपके हर दिन के एफर्ट उस रिजल्ट को दिखाते हैं। तो बेटा उसके लिए क्या बोलोगे आप? द आउटकम ऑफ एनी एग्जाम डज नॉट डैश ऑन द लास्ट डे ड्यूरिंग योर पेपर, ठीक है ना, वो नहीं, वो पूरा है। तो डज नॉट क्या आता, आता क्या, अवेक जगना है, अराइज उगना है, नहीं, अबेस, अबेसमेंट क्या होता, गिरावट आना। हर एक वर्ड यूट्यूब वो कैप पे करा रहा हुआ है बेटा। अराइव, आता है, आता है, पहुंचता है, अराइव। देख रहे हो जब बेटा, अब एक बात बताओ, बच्चों का क्या करे जो निकम्मे अवेक कह रहे हैं भैया काला अक्षर भैंस बराबर है उनके, वो काला अक्षर भैंस बराबर है। अबे जगेगा क्या रिजल्ट, जगेगा क्या रिजल्ट? द आउटकम ऑफ एनी एग्जाम, हर एक एग्जाम का आउटकम जो है नहीं आता, अराइव होगा। जगेगा क्या? अराइव ऑन द लास्ट डे, लास्ट डे पे नहीं आता भैया वो तो पहले से आप हर दिन कितनी मेहनत कर रहे हो, वो चीजें आपके रिजल्ट की तरफ इशारा
करती चली जाती हैं तो लास्ट डे नहीं, उससे कहीं ना कहीं वो पहले ही आपको नजर आ जाता है। ये कहने की कोशिश कर रहे हो भैया, वेरी गुड गुरुजी। फिर क्या कहता है, इज इंश्योर्ड विद मॉर्निंग दैट यू पुट इन वर्क। स्टूडेंट्स मस्ट बी अवेयर ऑफ, स्टूडेंट को मस्ट भी होना चाहिए टफ कंपटीशन से दे आर एंटरिंग, जिसमें वो एंटर कर रहे हैं, और प्रिपेयर, और अपने आप को प्रिपेयर कर लो डैश इन ऑर्डर टू इंप्रूव देयर चांसेस, और उसी के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर लो उस लड़ाई के लिए। तो कैसे, रिलेक्टेंटली, रिलेक्टेंट का मतलब क्या होता है, जो बात को ना माने, जिद्दी सा हो जाए, कॉन्सिक्वेंटली, अकॉर्डिंगली या एक्सपोनेंशियली, क्या इसका किसके हिसाब से बोलोगे तो बेटा वहां क्या आना चाहिए। हिंट मैंने आपको दे दी, हालांकि बताओ क्या होगा। बताओ क्या होगा। एक्सपोनेंशियली का मतलब होता है बेटा बहुत तेजी से, लेकिन यहां होता है सर प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, उसी के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करो, कि स्टूडेंट्स को अवेयर होना चाहिए, ठीक है, हाँ अवेयर होना चाहिए उस टफ कंपटीशन के जिसमें वो एंटर कर रहे हैं, और प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, उसी के हिसाब से प्रिपेयर करो इन ऑर्डर टू इंप्रूव देयर चांसेस, ताकि उनके चांस बढ़े एग्जाम निकालने के, कंपटीशन निकालने के और लड़ाई जीतने के। अकॉर्डिंगली होना चाहिए। चलो समझ पाए ना आप। समझ पाए भैया। चलिए अब एक और देखते हैं कॉलेज टेस्ट। तो अब समझ आया लेवल 3 क्या है, समझ आया लेवल 3 क्या है। सर लेवल 3 टाइप का क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आ सकता है, अगर आप देखोगे बेटा ये ज्यादातर आपको इस तरीके का लेवल सीडीएस में दिखता है। लेवल 1 2 को अगर बात करें, लेवल 1 में और लेवल 2 में मैंने सीजीएल प्री मेंस कवर किया, सीपीओ प्री मेंस कवर किया, एमटीएस, सीएचएसएल, स्टेनो, एनडीए वगैरह छोटे प्लस प्री प्लस मेन सारे एग्जाम हो गए। लेवल 3 जो जाता है थोड़ा सा इतना डिफिकल्ट, वो आपका सीडीएस में जाता है, कभी कभार सीजीएल मेंस में चला जाएगा, ये चीज है। डन है, आइए आगे। अब एक और क्लोज टेस्ट को चखते हैं जरा, सेट नंबर 4 को, और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको क्या कराऊंगा, प्रीवियस ईयर, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर पहुंचे। ये तो सही कर रहा हूं सर मैं, सर पेपर में तो आसान आता है। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स, पैराजंबल हो या क्लोज टेस्ट में थोड़ा सा इजी से करा 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 लेवल थोड़ा टफ तक करा देता हूं। उससे क्या होता है, आप रिलैक्स हो जाते हो पेपर। तो मेहनत थोड़ी सी टफ लेवल की करो बेटा, ताकि पेपर के क्वेश्चन आपको लगे इतना सा आपको ऐसा लगना चाहिए। अगर ऐसा पेपर का क्वेश्चन नहीं लगेगा बेटा, तो फिर मजा नहीं ना आएगा बेटा। चलो जी, अब हम देखते हैं, लेकिन भैया मेरे पागल नहीं बनना, वो कैब को प्लीज याद कीजिए, बड़ा मजा आएगा बेटा। चलो समझते हैं। कहता है साइकोलॉजिस्ट जो है डिस्कवर किया उन्होंने दैट देयर आर टू रूट्स, दो रास्ते हैं, डैश अचीवमेंट, कहां तक, अचीवमेंट तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। कंफर्मिटी, एक तो कंफर्मिटी है, एक ओरिजिनलिटी है। क्या होता है कंफर्मिटी, कंफर्मिटी का मतलब है डैश फॉलोइंग द क्राउड, आप क्राउड को फॉलो करें, कन्वेंशनल पाथ को फॉलो करें, जो जैसा जब सब कर रहे हैं वैसा ही आप करो, यही तो कहना चाह रहा है भाई, जैसा सब कर रहे हैं आप वैसे ही करो, हाँ। एंड डैश द स्टेटस, और स्टेटस चलाओ अपना। ओरिजिनलिटी का मतलब क्या है, इज टेकिंग द रोड डैश ट्रेवल्ड। भाई अगर ओरिजिनलिटी का मतलब क्या है बेटा, ओरिजिनल, ओरिजिनल कौन होगा, ओरिजिनल वो चीज होगा जो कोई नहीं कर रहा हो, तुम खुद करो तो आप डैश रास्ता पकड़ो, फिर कौन सा रास्ता पकड़ोगे, नीचे बताया होगा। चैंपियनिंग अ सेट ऑफ नोवल आइडियाज, अपने आइडियाज बनाओ, और गो अगेंस्ट द ग्रीन, मतलब जो होता आया वो नहीं, कुछ अपना करो, ओरिजिनलिटी हो गया। बट डैश मेकिंग थिंग्स बेटर, और चीजों को क्या करो भैया, डैश मेकिंग बेटर, और चीजों को अच्छा और बेहतर बनाओ, सिंपल है बेटा। चलो सर अब देखते हैं बेटा क्या क्या आएगा, ठीक है, क्या क्या आएगा। बहुत तगड़ी चीज है, बहुत तगड़ी चीज है, देखो बेटा क्या करना है। सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट डिस्कवर किया देयर आर टू रूट्स, दो रास्ते हैं, डैश कहां तक, सफलता के, सफलता तक जाने के दो रास्ते हैं, ठीक है। बताओ, सफलता तक जाने के दो रास्ते हैं, तो बेटा जो भी चीज जहां तक जा रही है तो वो आपकी डेस्टिनेशन है। जब आप ये रास्ता, जैसे मैंने बोल दिया यार प्लीज मुझे मुखर्जी नगर तक का रास्ता बता दें, तो मैं बोलूंगा प्लीज टेल मी द वे
टू मुखर्जी नगर, टू, क्योंकि मेरी डेस्टिनेशन है, वहां तक का मुझे रास्ता बता दे। तो बेटा मैं यहां पर क्या बोलूंगा कि भैया देयर आर टू रूट्स टू अचीवमेंट, सफलता तक जाने के दो रास्ते हैं, सफलता तक जाने के दो रास्ते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, जब टू प्रेपोजिशन आती है तो टू अपने पास अपनी डेस्टिनेशन लेती है, और हमें रास्ता कहां तक जाना है। ए बाबू, क्या ये रास्ता सफलता तक जाएगा क्या? कहता जाएगा, लेकिन तय करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो द वे या द रूट्स टू अचीवमेंट, सफलता तक जाने वाला रास्ता, सफलता तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, साइकोलॉजिस्ट ने ये कहा, एक कन्फर्मिटी, एक ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी अपना कुछ करो, कन्फर्मिटी सब चल रहे हैं वही चलो, यही कह रहा है बेटा। कन्फर्मिटी का मतलब होता है फॉलोइंग द क्राउड, क्राउड को फॉलो करो, डैश कन्वेंशनल पाथ्स, किस पर बेटा, आपको फॉलो करना है, डैश, अब आपके पास है वहां, अब भैया हम नहीं ना भैया बताएंगे, थोड़ा आप भी तो बताओगे, तो बताओ बेटा क्या होता है, यहां पर भी वोकैब है, बताओ। फॉर डैश, उनको कन्वेंशनल पाथ से फॉलो करते चले जाओ। तो फॉलो क्या होता है भैया, देखो कहां पर आप बोलोगे, अगर हम बोलते हैं गुरुजी कंफर्मिटी का मतलब है फॉलोइंग द क्राउड डैश, बेटा आपको इसमें ये देखना होगा, जब आप बोलते हैं फॉलोइंग डैश, तो यहां पर फॉलो प्लस डैश, जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं, फॉलो डैश डाउन, फॉलो डैश डाउन, मतलब आप किसी ना किसी को फॉलो करेंगे, फॉलो डैश डाउन। तो आप इसका मीनिंग क्या समझते हैं, फॉलो डैश डाउन, इसका मतलब होता है जब आप किसी भी चीज को कहीं से भी क्या करते हैं, एकदम ऐसा करते चलते हैं जैसा वो चल रहा है। जैसे बोलते हैं ना राइट डाउन कर लो, राइट डाउन मतलब जैसा मैंने लिखा है वैसा ही लिख लो, फॉलो डाउन कर लो, जैसा मैं कर रहा हूं वैसा ही कर लो, जैसा मैं कर रहा हूं वैसा ही कर लो। तो जब आप किसी भी चीज को कहीं से भी फॉलो अप करते हैं तो उसको ऐसे ही बोलते हैं, फॉलो के साथ आप डाउन लगा के बोलते हैं, इसका मतलब सर वो कैब वो पूछने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हमने बोला कन्फर्मिटी का मतलब है फॉलोइंग द क्राउड डाउन, कन्वेंशनल पाथ्स, जो भी जैसा कर रहे हैं वैसा ही आप करो। ठीक है, जो भी जैसा कर रहे हैं वैसा ही आप करो। तो फॉलो समबडी डाउन, फॉलो समबडी डाउन, उसके लिए ये यूज होता है भैया, फॉलो समबडी डाउन। ठीक है, तो उसी डायरेक्शन में जाना जिस डायरेक्शन में बाकी जा रहे हैं, उसी डायरेक्शन में जाना जिस डायरेक्शन में सभी जा रहे हैं, तो ये चीज होती है बेटा। ठीक है, डन, वेरी गुड। अच्छा फॉलो डाउन, ये तो फॉलो अप क्या होता है, फॉलो अप, फॉलो अप होता है किसी के चीज के बारे में और भी पता करना, और भी पता लगा उसके बारे में क्या हो सकता है, इसका उल्टा फॉलो अप, उस चीज के बारे में और पता करो क्या है, फॉलो डाउन अरे जो है वही फॉलो कर लो। तो टू फाइंड आउट मोर अबाउट समथिंग, फॉलो अप, मैं इस केस को फॉलो अप करूंगा, अपने डायलॉग कई बार मूवीज में सुना होगा, मैं इसको केस को फॉलो अप करूंगा। तो टू नो अबाउट, ठीक है, टू नो मोर, टू सर्च मोर, टू फाइंड आउट मोर अबाउट समथिंग, उस चीज के बारे में आप और पता लगाने की कोशिश कर रहे हो, तो बेटा उसको बोल देते हैं, आप उस चीज के बारे में और भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हो, और भी ज्यादा पता लगा उस चीज के बारे में, तो आपको ये हो जाएगा, यहां पर आप क्या करेंगे, फॉलो अप करोगे, और ज्यादा पता लगाओ, फॉलो डाउन जो है उसी को फॉलो करो। तो ये थोड़ी सी वो कैब है, आप सबसे माफी मांगना चाहूंगा, मुझे पता है आपका एक क्यूट सा चेहरा उतर गया है, आपने बोला धत साला हमको कुछ नहीं आता, हे भगवान, आप बहुत ही पागल और बेवकूफ बच्चे हैं, आप फिर गलती कर रहे हैं, वो कैब किसी के बाप की जागीर नहीं है छोटे, ना मेरे ना तेरे ना किसी और के, ये वो कैब है बाबू, आती है नहीं आती है नहीं आती, आपको एक ही चीज करनी है बेटा, सिर्फ याद करनी, सिर्फ याद करनी, यूं ही नहीं मिलती तमन्नाओं
लोकेश है। चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए, यूं ही नहीं होते क्लोज टेस्ट के सॉल्यूशन। वो कैब याद करनी पड़ती है कि नहीं? वो कैब याद करनी है पगले। तुम खामखा घबरा के बैठे हुए हो, है कि नहीं? घबरा के बैठे हुए हो कैसे करना है, नहीं ना छोटे। अरे मेरे बच्चे, जो ग्रामेटिकल बेस्ड चीजें हैं वो तुरंत समझ आ रही हैं, या तो आप खुद ही कर ले रहे हो उनको, या मेरे बताते हो, अरे यार यही तो था ऐसे। लेकिन वो कैब में आप यूं बैठ जाते हो। मैंने बोला ऐसा होता है, कहता हाँ गुरुजी ऐसा होता है, वो कैब याद कर लो। इसलिए होती है, हम ये करते हैं बेटा। हम ये तो नहीं कहेंगे वो कैब हाय हाय। तो पेपर में अगर अगर ग्रामर बेस्ड क्लोज टेस्ट आया तो तुम तो उसकी ऐसी तैसी कर दोगे। अगर पेपर में रीडिंग बेस्ड क्लोज टेस्ट आया तुम उसकी भी ऐसी तैसी कर दोगे। लेकिन अगर पेपर में वोकैब बेस्ड आया तो तुम, अब तुम्हारी ऐसी तैसी होने का टाइम। ऐसा नहीं होगा बेटा, ऐसा नहीं होगा, घबराने नहीं। मैं थोड़े से मुश्किल क्लोज टेस्ट करा रहा हूं लेवल 3 में, वो सिर्फ आपका डर निकालने के लिए। आप बोलो सर हम तो डर रहे हैं लेवल 3 से, डर नहीं रहे हैं। जब प्रीवियस ईयर करोगे तो आप बोलोगे हाँ आसान है। तो ये थोड़ा सा आपको भनक देनी है सिर्फ, बस, और कुछ नहीं करने। जो जैसा कर रहा है वैसा ही करना, फॉलो डाउन होता है बेटा, ठीक है? बस चीटी मर गई, कुछ नहीं होता। फॉलो सिंस कुछ होता है क्या? फॉलो एट कुछ होता है क्या? अब तुम जाके खुद ही सर मारो, वो चीज गलत है ना यार। खुद ही इतना ज्यादा मतलब अपने आप को वो बोले। एक बात बताओ यार, साला दुनिया इधर से उधर हो जाए, फॉलो द क्राउड एट, कुछ है इस बात की सेंस? फॉलो द क्राउड एट पाथ, सिंस पाथ, नॉन सेंस है यार। कम से कम ये दो ऑप्शन तो काटो। अब दो बच गए, फॉलो अप, फॉलो डाउन, ठीक है, एक फॉलो बिसाइड यार ये। तो अब पेपर में तुक्का मारने के लिए होता है ना, खोपड़ी चाहिए। अब पेपर में अगर आ जाए आपको, लेकिन ये पता है यार ये तो दो नॉनसेंस लग रहे हैं, उन दोनों में से फॉलो फॉलो डाउन तो हो सकता है, लेकिन फॉलो बिसाइड मैंने थोड़ा अजीब सा लग रहा है। आप ये ऑप्शन मार्क कर सकते थे, नॉर्मल भी, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, आगे देखते हैं। चलो अभी खुश हो जाओगे, अभी अभी ठीक कर देता। और मूवी का डायलॉग नहीं है, अभी ठीक कर देता, अभी ठीक कर देता। कन्वेंशनल पास एंड डैश द स्टेटस, ठीक है, क्यों? और डैश करो अपने स्टेटस को, क्या करो? अरे ये तो बता दो। क्या कह रहा है बेटा कि भैया साइकोलॉजिस्ट कहते हैं दो तरीके हैं सफलता पाने के, या तो जो सब कर रहे हैं उसी को फॉलो करते रहो, और डैश करो अपने स्टेटस को। स्टेटस को बिल्डिंग करो, सप्लाई करो, सर्वाइव करो, सर्विंग करो, या मेंटेन करो। और जो करते जा रहे हैं सब करते चले जाओ, और उस चीज को क्या करो बेटा? मेंटेन करो। क्या करो छोटे? मेंटेन करो, है कि नहीं भैया? एक सेकंड रुकना बेटा, एक कॉल है। आ जाओ बेटा, कॉल थी, चलिए। तो क्या लिखा बेटा? फॉलो करो, और क्या करो? अगर, ध्यान दीजिएगा कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि कहना चाहते हैं अगर ओरिजिनलिटी आपको अपनानी है, अपना कुछ करना है, तो मेंटेन करेंगे हमने। एंड मेंटेनिंग द स्टेट, अगर आप मेंटेन करो ये चीज, ठीक है, तो मींस फॉलोइंग एंड मेंटेनिंग। तो यहां भी आईएनजी आया, यहां भी आईएनजी आया बेटा, दोनों को जोड़ रहा है ना एंड, ठीक है। मेंटेन करो। ओरिजिनलिटी क्या कहती है? ओरिजिनलिटी कहती है पगले वो रास्ता पकड़ ले जो डैश ट्रेवल होता हो। बेटा एक बात बताओ बेटा, कौन सा रास्ता पकड़ोगे? क्वाइटली, फार, फ्रीक्वेंटली, या लेस ट्रेवल्ड? एक बात बताओ, अगर अपना कुछ करना है तो उस रास्ते पे चल। अगर ओरिजिनलिटी चाहिए, अगर ओरिजिनलिटी चाहिए तो कौन सा रास्ता पकड़ोगे? जहां सब जाते हैं। जहां सब जाते हैं तो ये हो गया कि जो सब कह रहे हैं, जी हां, ओरिजिनलिटी का मतलब है वो रास्ता पकड़ जहां ना के बराबर लोग जाते हैं। समझे भैया? जो कम जाते हैं लोग वहां, वो रास्ता पकड़ना, तभी तो ओरिजिनलिटी होगा। अपना कुछ करोगे तो चुपचाप जाना है। पागल हो गए हो? अब एक दो ढक्कन आदमी क्वाइटली कह रहा है, क्या करो उनका? मुर्गा बना के मोमबत्ती नीचे रख सकते हैं उनके। अबे क्या कर रहा है भाई?
फार, फार का मतलब दूर जाना है, दूर का रास्ता पकड़, तब होगी ओरिजिनलिटी। अरे प्रभु, फ्रीक्वेंटली जहां सब आते जाते हो तो वही हो गया बेटा लेस ट्रेवल्ड, वो रास्ता पकड़ जो ना के बराबर बहुत ही कम ट्रेवल करते हो, मतलब अनोखा, कुछ हटके कर छोटे। चैंपियनिंग बन अपने आप का, ऑफ सेट ऑफ नोवल आइडियाज, अपने आइडियाज लेकर आ और गो अगेंस्ट द ग्रेन, और जो प्रथा चली आ रही है तोड़ दे उन बंधनों को, बट डैश मेकिंग थिंग्स बेटर, और चीजों को खूबसूरती के साथ बिंदास बेहतर बनाता चला जा। क्या बनाएगा? सुपरफिशियल, सुपरफिशियल तो नेगेटिव वर्ड होता है बेटा। डिसइंटरेस्टेड बनाएगा तू इन चीजों को, नहीं ना छोटे। एडवर्ट बनाएगा, नहीं, अल्टीमेटली बेहतरीन, फिर पगले, अल्टीमेटली मेकिंग थिंग्स बेटर, और अल्टीमेट बना दे चीजों को। अब ये बोलोगे खाना खा घबरा रहे हो, ठीक है। चलो। वही भैया थकी गए। तो बेटा ये थी चीज, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा टफ चीज थी, थोड़ा सा नहीं मतलब टफ थी, ये सबसे टफेस्ट लेवल, तभी तो 3 लेवल है। लेकिन बेटा ए मेरा मुन्ना, अगला मेरा बच्चा क्लोज टेस्ट करेगा ना, है करेगा ना, ये है। अब क्या करना बेटा, आपने, ठीक है, आपने इस चीज को समझना है। अब ये चीज समझनी है, चलो कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, बताना नहीं किसी। आखिर में योगा इज अ पर्सनल जर्नी, योगा एक पर्सनल जर्नी है फॉर एवरीवन, हर एक के लिए योगा एक पर्सनल जर्नी है। एज नाउ मोस्ट पीपल आर टर्निंग टू इट, और ज्यादातर लोग अब योगा को अपना रहे हैं भैया। नॉट फॉर फिटनेस, फिटनेस के लिए नहीं, डैश के लिए, डैश के लिए, बट फॉर द यूनियन ऑफ बोथ बॉडी एंड सोल, आत्मा और परमात्मा का मिलन है। ठीक है भैया, हम यही बोल रहे हैं, आत्मा और परमात्मा का मिलन है भैया। हाँ बिल्कुल है जी, ठीक है। तो बट फॉर डैश मतलब ऐसा लग रहा है ना, तो केवल इसके लिए परंतु उसके लिए भी, ऐसे सेंस दे रहा है ना, है ना, ऐसी सेंस देगा ना बेटा, बट द यूनियन ऑफ बोथ बॉडी एंड सोल। तो कह रहा है योगा एक पर्सनल जर्नी है हर एक के लिए, ज्यादातर लोग अब इसकी तरफ रुख कर रहे हैं। नॉट फॉर फिटनेस, फिटनेस के लिए नहीं, मतलब नॉट फॉर बट फॉर, क्या समझे? नॉट फॉर दिस बट ऑल्सो फॉर दिस, कह रहा है ना तो केवल इसके लिए परंतु इसके लिए भी, ना तो केवल रादर के लिए, ना तो केवल चेंज के लिए, ना तो केवल अपार्ट के लिए, ना तो केवल अलोन इसके लिए, अकेले के लिए नहीं, दुकेले के लिए। अकेला दुकेला बेटा, अलोन छोटे, अलोन, अलोन बेटा अलोन। तब क्या बोलोगे? नॉट फॉर फिटनेस अलोन, केवल फिटनेस के लिए नहीं, इतना केवल फिटनेस के लिए नहीं, केवल अकेले फिटनेस के लिए नहीं, परंतु अपनी बॉडी और सोल के यूनियन के लिए भी। ये हुई ना बेटा। अब एक भाई साहब कह रहे हैं रादर, इस रादर का कौन सेंस रहा है बेटा? रादर तो नेगेटिव मीनिंग में होता, अपार्ट मतलब फाड़ दो बीच से उसको, वाह शेर, इनको तो मुर्गा बना के दो मोमबत्ती रखो नीचे। नॉट फॉर चेंज, नॉट फॉर फिटनेस चेंज, फिटनेस चेंज, नॉट फॉर फिटनेस अलोन, ना तो केवल फिटनेस के लिए, साथ साथ इसके लिए भी। है पगले, इतनी बढ़िया पेपर में हिंट दे रहा है एग्जामिनर। बॉडी सोल, योगा इज एन एंशियंट प्रैक्टिस, सबसे प्राचीन है भाई ये चीज। दैट डैश इन इंडिया, जो डैश इन इंडिया, जो इंडिया से क्या करती है डैश, बेटा कहां बना है योगा? इंडिया में बना है सर। तो इंडिया में सेटल हुआ है योगा, इंडिया में केम हुआ योगा, या ओरिजिनेट हुआ था, या इन्वॉल्व हुआ था? जिस चीज का डैश इंडिया है, क्या बोलेंगे? उस चीज का हिंट है, हिंट है, उस चीज का डैश भारत है, उस चीज का ओरिजिन भारत है, उस चीज का ओरिजिनेटेड इंडिया है। योगा कहां बना बेटा? योगा बना है दैट ओरिजिनेटेड इन इंडिया, भारत। ठीक है, मैं सेटल हुआ है, केम हुआ है नहीं बेटा, भारत ओरिजिन है उस चीज का, ओरिजिन है मतलब उन्होंने बनाया, वो ओरिजिनेटेड भारत है, भारत है। ठीक है, इन्वॉल्व, इन्वॉल्व होना है किसी चीज में, इन्वॉल्व हुआ है भारत उसमें, इन्वॉल्व होने का मतलब किसी और ने किया था, वो हमने ही ओरिजिनेट किया भैया, ओरिजिनेटेड इन इंडिया। इट इन्वॉल्व्स क्या क्या है, योगा में आता है बेटा, इट मतलब योगा, योगा इन्वॉल्व करता है मूवमेंट को, मेडिटेशन को, और
ब्रीथ को, ठीक है भैया, ब्रीथ को, ये चीज। डैश ब्रीदिंग, क्या बेटा ब्रीदिंग डैश, ये डैश डैश चीजें आती हैं योगा में। बोलते हैं ना बेटा, अगर योगा सीखना है तो ये डैश डैश क्या आती है बेटा, मूवमेंट की, मेडिटेशन की और ब्रीदिंग की। क्या ब्रीदिंग की सेंसेस, टेक्निक्स, फ्रेजेस, या परशूट करना है किसी चीज को, पीछे की चीज को भागना है पीछे, नहीं परशूट नहीं करना है सर, सेंसेस नहीं है, टेक्निक्स है। बोलते हैं ना बेटा मूवमेंट टेक्निक्स आती हैं, मेडिटेशन टेक्निक सीखो, ब्रीदिंग का तरीका सीखो। तो योगा में क्या क्या होती है, ये टेक्निक्स होती हैं। तो क्या बोलेंगे बेटा, उसके शब्द क्या यूज किया जाता है योगा के लिए, टेक्निक होती है सर, ठीक है। अब कह रहे हैं सर मूवमेंट सेंसेस, बेटा मूवमेंट टेक्निक्स, मेडिटेशन टेक्निक्स और ब्रीदिंग टेक्निक्स। क्या मूवमेंट सेंसेस होंगी, क्या मूवमेंट फेजेस होंगी, मूवमेंट परस्यूट होगी, मूवमेंट टेक्निक, कैसे मूवमेंट टेक्निक अप्लाई करनी है, ठीक है, मेडिटेशन कैसे करनी है, ब्रीदिंग टेक्निक, ये योगा में आती है। टू प्रमोट मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग, ठीक है। कहता है देयर आर मेनी स्टाइल ऑफ योगा, योगा के बहुत सारे स्टाइल है। अ पर्सन शुड डैश अ स्टाइल बेस्ड ऑन देयर गोल, आप वो स्टाइल चुनिए, ठीक है, आप वो स्टाइल डैश कीजिए जो आपको अपनी सिस्टम के, अपने गोल के लिए चाहिए। आपको क्या करना है, आपको पतला होना है, आपको थोड़ा मोटा होना है, किस टाइप आपका वो गोल क्या है योगा करने का, ठीक है, तो आप उस हिसाब से डैश करिए। चूज फैमिलियर, मेक या स्ट्राइक, चूज करिए, करेक्ट बेटा, आप अपने हिसाब से चूज करिए उन स्टाइल को, कईयों में से किसी चीज को सिलेक्ट करना, चूज करना, चूज करिए अपने गोल के हिसाब से। इफ योगा एंड प्राणायाम अगर हम देखें कॉम्प्लीमेंटेड विद ईच अदर, हाँ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, प्योरीफाई करती है आपकी मेंटल बॉडी को, अदर बॉडीज को, देन अ पर्सन कैन अचीव, ठीक है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस आपके अंदर लेके आती है। दस अ पर्सन कैन मेक प्रोग्रेस, द पर्पज ऑफ लाइफ विच इज टू डैश विद गॉड। मैंने बोला ना, ये तो आत्मा और परमात्मा का मिलन है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे बेटा बताओ, ये तो आत्मा और परमात्मा का मिलन है छोटे। तो अ पर्सन कैन मेक प्रोग्रेस, पर्पज ऑफ लाइफ विच इज टू डैश विद गॉड, तो भगवान के साथ क्या करेंगे हम, भगवान के साथ मुकाबला, भगवान के साथ प्रोग्रेस करेंगे, भगवान के साथ निशान निशान मार्क करेंगे, या भगवान के साथ मिलन है, मिलन है, बस। तो कंपीट नहीं करना, भगवान से मुकाबला करेंगे, भगवान के साथ प्रोग्रेस करें, नहीं भगवान के साथ मिलन, आत्मा परमात्मा का मिलन, क्योंकि उसने वहां पर यह था कि यूनियन है बॉडी और सोल की, ठीक है भैया। चलो, तो आया कॉन्फिडेंस। अब माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये थी कहानी इसकी, और बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। आपको बेटा ये जो पीडीएफ है आगे सोल्व करनी है खुद से, ये इसके आंसर्स आपको नीचे मिलेंगे, फिर आपको एक अगला सेट दिखाई दे जाएगा, अगला पार्ट, पार्ट नंबर 2, फिर आप ये देखोगे। टेन टेन, ये मैंने इजी डाले हैं, आपको सब समझ आएंगे। पहले 5 मैंने थोड़ा सा, है ना, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा डराने के लिए थोड़ा ज्यादा मुश्किल लिए थे भैया। अब ज्यादा मुश्किल लेने से देखो, अब आप गए, अब बोलो "ओ, ले, प्याला बच्चा", इसको आप आराम से सोल्व कर लोगे। देखो मेरे बच्चे, आ ले प्याला बच्चा, देखो देखो कितना क्यूट क्यूट बच्चा है। आपको इतने से पढ़ने से समझ आ रहा होगा कि ये इजी है ना। तो ये थोड़ा मैंने लेवल 1 2 वाला ही सेम रखा है, नीचे आंसर्स मिलेंगे। आप इनको बहुत ही प्यारे बच्चों की तरह क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, फिर अगला पार्ट नंबर 3 मिलेगा। तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से ये चीजें करने को मिलेंगी। 10-10 के भी फिल इन द ब्लैंक्स आपको देखने को मिलेंगे। आपको कोई गलती, कोई गुंजाइश नहीं होगी, आप बहुत आसानी से इन चीजों को कर पाओगे, ठीक है। तो आपको ये भी पीडीएफ मिलेगी। और माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में प्रीवियस ईयर करेंगे, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस 7वें स्थान तक पहुंचे। नमस्कार मेरे भाई, मुलाकात अगले सेशन में बेहतरीन प्रैक्टिस के साथ। क्लोज टेस्ट का अंतिम सेशन होगा अगले वाला, या उससे एक और लेंगे, देखेंगे वो अगले सेशन में, पता चलेगा जैसा भी जो। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।